नमस्कार। एनएल इंटरव्यूज की इस खास सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू हुई हमारी इस विशेष सीरीज में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ लॉन्ड्री पर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, लगातार पिछले 1-1.5 महीने से आप लोगों ने खबरों में देखा होगा, चर्चा में है, दोबारा से बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आपने ब्राह्मण सम्मेलन करके और एक लार्जर एक अम्ब्रेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत ब्राह्मण जातियां और बहुजन जातियों को मिलाकर कुछ ऐसा एक फार्मूला फिर से बनाया जाए कि ताकि 2007 की तरह से एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ जाए। ये जो बातें चल रही हैं, इसके इर्द गिर्द एक और बदलाव की चीज़ हम लोगों ने दर्ज की है बहुजन समाज पार्टी के नज़रिए से। तो मैं सबसे पहले वो थोड़ा सा उस बात को समझना चाह रहा हूँ सतीश जी से कि एक यूथ की ओर बड़ा झुकाव दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी, हम देख पा रहे हैं कि बहन जी के भतीजे हैं जो आकाश आनंद, वो सक्रिय हैं। आपके अपने बेटे हैं कपिल मिश्रा, वो सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर और भी जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी सक्रियता दिखा रही है। वेरिफिकेशन हो रहे हैं पार्टी के हैंडल्स के। तो ये एक इशारा देता है कि पार्टी यूथ की तरफ बढ़ रही है, जनरेशनल शिफ्ट की ओर बढ़ रही है, जो कि अभी तक शायद लोगों को बहुजन समाज पार्टी में मिसिंग दिख रहा था। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी की नेता बहन मायावती जी, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारी पार्टी की नेता भी हैं, उन्होंने ये पिछले लगभग 2 वर्ष पहले से उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हम बहुजन समाज पार्टी में हर स्तर पर, एक स्तर पर नहीं, ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर हम 50% कम से कम 50% से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 50% तक हम नौजवानों को, यंगस्टर्स को लेकर के आएंगे। और अब उसके बाद जब से उन्होंने ये निर्णय लिया, उसके बाद से पार्टी के हर लेवल पे, चाहे बूथ लेवल हो, चाहे ज़िले का लेवल हो, चाहे विधानसभा लेवल हो, हर जगह और सर्व समाज में से लोगों को लेकर के उन्होंने कहा कि इनको जोड़ना है। तो उसी कड़ी में आपने जो बात अभी आपने कही, उसी को देखते हुए, आगे बढ़ते हुए, अब आजकल नौजवान बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं जी। और उसी में जो आकाश आनंद जी हैं, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर इस समय बनाया गया है कंट्री का, और हमारे वो पूरे हर स्टेट में जा रहे हैं और दिल्ली में आसपास और स्टेट्स में भी जा रहे हैं और वो यूथ को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस चुनाव के दौरान में कपिल मिश्रा हमारे साथ में पूरे 75 ज़िले घूमे थे जी। और हमारे साथ में घूमने के बाद उन्होंने भी शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि हम भी नौजवानों, यूथ के साथ में, उनको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। और ये सही है कि जो जितनी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हम लोगों के बात की चीज़ें हैं जी। तो इसमें जो ये नौजवान लोग जुड़े हैं, इन्होंने हम लोगों को भी जोड़ने का काम किया है। अच्छा। और इन्होंने ला करके ये सब चीज़ें आप जितनी देख रहे हैं, चाहे पार्टी का हम लोगों का हो, वेबसाइट हो, चाहे हमारा खुद का हो, और जितने यूट्यूब चैनल, ट्विटर, सब में बहुजन समाज पार्टी, तो ये लोग जितना यंगस्टर्स हमारी पार्टी में जोड़ रहे हैं, वो लोग लेकर के आए, ये सही है। तो थोड़ा सा लेट से नहीं हुआ सतीश जी ये? क्योंकि जैसे आपने देखा कि 2014 में एक पार्टी जो दिल्ली की सत्ता में आई, उसने इस चीज़ को बहुत बड़ा हथियार बना दिया, सोशल मीडिया को। आईटी सेल्स बाकी पार्टियों की बहुत 7-7, 8-8 साल पहले, 9-9 साल पहले आ चुकी थी। बहुजन समाज पार्टी के अंदर मीडिया को लेकर एक झिझक, जैसे सार्वजनिक रूप से कुछ साल पहले तक बहन जी भी कहती थी कि हमको टेलीविज़न या मीडिया को उस तरह से ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो वोटर है वो टेलीविज़न या इस तरह की चीज़ों को नहीं देखता। ये चीज़ से एक शिफ्ट दिख रहा है उस स्टैंड से कि नहीं भाई, सबको जोड़ने की ज़रूरत है, अब यूथ भी हमारे साथ जुड़ेगा और सोशल मीडिया पर भी हमारी पहुंच होनी चाहिए। उस चीज़ को हम बदले हुए समय में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये देरी जो थी, वो कहीं ना कहीं पार्टी को क्या नुकसान हुआ इससे? नहीं, देखिए, नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन जब भी शुरू कर दीजिए तो वही शुरुआत अच्छी है। और हम लोगों ने अब शुरू कर दिया है इसको, अभी तुरंत शुरू नहीं किया, अब तो कुछ दिन हो गए, महीने हो गए। हम लोग काफ़ी इस दौरान में इसको शुरू कर चुके थे। हम लोग बाहर गए हैं, घूमने गए, अभी हम लोग निकले हैं जब 75 ज़िलों में हम भी, तब तक ये ऑलरेडी शुरू हो चुका था। तो इसलिए अब क्या है कि हमारी पार्टी में आज भी वो लोग, हमारी पार्टी की एक कैडर है, पार्टी है,
हमारी पार्टी एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं चलती है। हमारी पार्टी एक जो है मिशनरी पार्टी, मिशन के तहत पे चलती है। तो इसमें हमारे जितने लोग भी हैं उनको अगर कोई भी मैसेज, अभी ये तो अब ट्विटर और ये सब आया, माननीय बहन जी का एक भी मैसेज जो वो देती थी वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नेटवर्क ऐसा है बगैर आप इन सब चीज़ों के, जिससे कि उनके पास उसी समय पहुंच जाता था, उसी दिन। क्योंकि हमारा कैडर जो है वो हर जगह बूथ लेवल तक है और वो साइलेंट भी है और बोलता भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन वो और लोगों की तरह से उग्र हो करके या आंदोलित हो करके या शोरगुल करके अपना दिखावे का काम नहीं करता। जी। तो अब यह है कि अब ये समझा गया, सोचा गया कि इस दौरान में अब जो स्थितियां हैं उसमें हम लोग सोशल मीडिया में भी जाने का काम करें, जिसको कि हम लोग पहले नहीं जा रहे थे। और आपने देखा है कि हमने प्रवक्ता भी बनाए हैं, मीडिया में भी हम लोगों के यहाँ बदलाव है, हर चीज़ का है। और जैसे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से बदलाव होना भी चाहिए। तो आज बदलाव उसी प्रकार से हो रहा है। आज हम लोग चैनल्स में भी हमारे लोग जा रहे हैं, डिस्कशंस में भी बैठ रहे हैं। पर एक सोच, एक मीडिया, कुछ मीडिया की सोच ऐसी होती है ना जो कि अभी भी इतनी बदली नहीं है कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में काटा। आपने मीडिया के लिहाज से बात की, और चूंकि हम लोग न्यूज़ लॉन्ड्री है, मीडिया क्रिटिक प्लेटफॉर्म है, वो कौन सी चीज़ थी जिससे आपको दिक्कत थी कि वो मीडिया क्या करता है, वो कौन सी इसकी खामियां हैं, वो गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो थोड़ा सा आपके प्रति ईमानदार नहीं है था? देखिए, मीडिया का क्या है कि मीडिया से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मीडिया जो भी दिखाएगा वो सही चीज़ भी दिखाएगा और अगर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से संबंधित या और कोई चीज़ बात हुई तो उसको इतना तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता था, दूसरे घुमा फिरा करके, जिससे कि ये लगता था कि बायस्ड है। और बायस जहाँ पर नज़र आने लगे तो उससे नेचुरली फिर ये होता है कि हमारी पार्टी के लोग भी इसके दुखी होते थे। पार्टी के अंदर सब लोग जितने थे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक कि साहब ये मीडिया क्या है, मीडिया असली चीज़ है। अब आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज आप कहीं चले जाइए, आप गांव-गांव चले जाइए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप देखेंगे इस समय कितना लोग उत्साहित हैं। और बहुजन समाज पार्टी को, बहन मायावती जी को दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम उतावले से हो रहे हैं। और सर्वजन के, खाली ये नहीं कि एक जाति के, एक धर्म के लोग, सर्वजन के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदुओं में जितनी भी जातियां हो, सब लोग मिल करके इस समय उनके लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से बनाना चाहते हैं। लेकिन आप मीडिया में देखिए तो क्या लगता है कि जैसे कि अभी माननीय काशीराम जी की जो पुण्यतिथि थी उसमें आपने देखा ही होगा कि लाखों लाख आदमी जो था अपने आप चल करके आया। ठीक बात। ये नहीं था कोई रैली हम लोग कर रहे थे, कोई हम लोगों ने कोई आयोजित नहीं कि हम लोग किसी को उठा के नहीं लाए थे, अपने आप खाली इतना एक शब्द में माननीय बहन जी ने कह दिया था कि अब की बार हम 9 तारीख को हम वहाँ पर जाएंगे। तो जो भी लोग प्रदेश के आना चाहते हैं वो लोग भी वहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। ठीक बात। एक मैसेज से वहाँ पर लाखों लोग, 4 से 5 लाख लोग आदमी इकट्ठा हो गए, वहाँ पर आए और वो सुनना भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने। तो आपका की बात से मैं ये समझ पाया कि मीडिया का जो रवैया रहा उससे एक तरह का मतलब दुराव पैदा हुआ, है ना, दूरी पैदा हुई। तो सर हम अपने अगले थोड़ा सा मुद्दे की बढ़ते हैं कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में आपने उत्तर प्रदेश का बहुत ज़बरदस्त दौरा किया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आपने ब्राह्मण सम्मेलन करवाए और एक ऐसा अम्ब्रेला खड़ा करने की कोशिश की जो कि 2005 से 7 के बीच में आपने इसको इस्तेमाल किया था। आप इस फार्मूले को जांच चुके हैं और तब पहली बार बहन जी को एक बड़ी मेजॉरिटी मिली थी। 2007 में जो स्थितियां थी और अब 2021 में हम बैठे हैं तो काफ़ी समय बदल गया है। मैं इसको ऐसे कहूँ कि अगर ब्राह्मणों को आप अपने साथ लाना चाह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के साथ अगर देखा जाए तो उसके सामने आज एक ऐसा विकल्प है जिसके कहते सस्ता सुंदर टिकाऊ विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जो कि उसके लिए वो तमाम काम कर रही है, मंदिर बनाने का भी काम कर रही है, 370 भी उसने ख़त्म कर दिया, और भी जो इस तरह की चीज़ें जो उसको लगता है कि उसके मनपसंद के मुद्दे थे उस पर काम कर रही है। तो फिर आपको क्यों लगता है कि वो ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ के आपके पाले में आएगा 2021 में, 22 में? देखिए, इस समय की स्थिति, जैसे आपने कहा ना कि सस्ता सुंदर और टिकाऊ, तो हम ब्राह्मण समाज से अगर आप मिलेंगे, जाके पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि महंगा और बदसूरत और बिकाऊ और दिखाऊ। हाँ। वो टिकाऊ नहीं, दिखाऊ है। तो वो इस समय जिस तरीके से
आज के रोज़ ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस समय ये स्थिति नहीं थी। उस समय तो ब्राह्मण समाज चौराहे पे खड़ा था, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं कि मेरे पास, मैं तो सत्ता से छोड़े, मैं तो राजनीति से बाहर हो गया हूं। 5 या 6 खाली एमएलएस बचे थे पूरे विधानसभा में ब्राह्मण समाज के। तो ऐसी स्थिति में जब हम उनके साथ में गए थे और उनके पास गए, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे हम, तो ब्राह्मण समाज को मुझको ये बताना पड़ रहा था कि आप अगर हमारे साथ में आते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्यों आना चाहिए। यही प्रश्न सब ब्राह्मण, तो आप जानते हैं बुद्धिजीवी समाज होता है, वो तो 100 प्रश्न करता है कि मैं क्यों, आपके साथ क्यों। तो उनको मुझे बताना पड़ता था कि आप देखिए 2 कारणों से आपको आना चाहिए। एक तो समाज को जो दूरियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए, एक समरसता लाने के लिए अगर आप ब्राह्मण समाज दलित समाज के साथ में उठ करके बैठता है, बहुजन समाज पार्टी में जो लोग और समाज के लोग जुड़े हैं, तो ये अपने आप में एक सोशल चेंज होगा पूरा। और जो जिसका कि लोगों ने अब कितने वर्षों से, हज़ारों, सैकड़ों या 50 वर्ष से, इस पे हम नहीं आते, लेकिन लोगों ने एक दूरी बना रखी थी, एक खाई खोद रखी थी कि नहीं नहीं ये तो दोनों आपस में कभी नहीं बैठ सकते। तो हमारा उद्देश्य था कि हम इसको ख़त्म करें और ख़त्म करके इस प्रदेश में एक मिसाल रखें जो कि देश में जाए, कि जिसको कि बाद में सोशल इंजीनियरिंग और सब तरह तरह के नाम दे दिए गए कि आप आपस में जुड़िए। और फिर हमने उनसे ये भी कहा कि आपको भागीदारी भी मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी में जब आप जुड़ेंगे और आप वहाँ पर हाथ बटाने का काम करेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम आपको किनारे छोड़ देंगे, हम आपको भागीदारी देंगे। हमको बताना पड़ता था कि हम देंगे, और फिर उसके बाद वो हमारे साथ में जुड़े। जुड़ने के बाद में जब उन्होंने अपना साथ दिया, तो हमने सरकार जब बनाई तो उनको भागीदारी दी। 3 एमएलए थे बहुजन समाज पार्टी में उस समय, ब्राह्मण पहले, और 5 या 6 टोटल मिला के थे। 45 ब्राह्मण समाज खाली बीएसपी से जीत के आए थे। तो हमने ऐसा नहीं किया कि जीत के आए छोड़ दिया और सत्ता बना ली। हमने उनको भागीदारी दी हर समाज की तरह। सर्व समाज जो बहन मायावती जी की नीति है और बहुजन समाज पार्टी उसकी तरह इनको 15-15 कैबिनेट मंत्रालय दिए, अधिकारियों को बैठाने का काम किया, 1 दर्जन से ज़्यादा एमएलसी बनाए, विधान परिषद में अध्यक्ष बनाया, महाधिवक्ता बनाया, अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए, 5000 सरकारी वकील बनाए। जहाँ जहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग पोस्टेड थे उनको सही जगह पर बैठाने का काम किया। ये इस तरह के अनेकों काम किए। आधा दर्जन लेकर के हम लोकसभा में गए, एमपी बना करके राज्यसभा में ले गए। वहाँ हमको पार्टी का नेता तो बहन मायावती जी ने 17 साल से बना ही रखा है, लेकिन लोकसभा भी हमने उपनेता बनाया। आज के रोज़ नेता भी ब्राह्मण समाज का बनाया। फिर प्रश्न आपका, अब क्यों जुड़ेंगे? अब की बार जब हम उनके साथ में गए तो 2 चीज़ें थी, क्योंकि हमने ये पाया कि पिछली बार से अब की बार मैं खुद सोचने में पड़ा कि ये हम उस समय से ज़्यादा क्यों मुझसे जुड़ रहे हैं। और उस समय अगर 10% हम कहें कि अगर मान लीजिए कि 100 आदमी थे, तो अब की 400 आदमी निकल के उसी जगह, मतलब 4 गुना आदमी ब्राह्मण समाज के लोग निकल के हमारे इन कार्यक्रमों में आए। वो भी ऐसे समय पे जब 10 आदमी घर से नहीं निकलते थे, कोरोना ये वो, लेकिन वो हज़ारों की संख्या में हर मीटिंग में हमारी आए। तो उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास वो चले गए थे, जो चीज़ें आपने कहा कि बहकावे में, और कि मंदिर बनाएंगे, धर्म का नाम लेंगे, हिंदू मुस्लिम करते हैं और चीज़ें करते हैं, तो वो जो ब्राह्मण समाज हिंदू मुस्लिम में कभी नहीं आना चाहता, कभी भी नहीं आता। वो जब हमारे साथ जब से जुड़ा था तो इस चीज़ को, इसके साथ में खड़ा नहीं होता। ये लोग कोशिश करते हैं उनको दिखाने का, रंग दिखाने का। लेकिन अब की बार ब्राह्मण समाज जो था वो इसलिए जुड़ के आया कि उनके सामने धर्म का इनका जो मुखौटा था वो हट गया। उन्होंने देखा कि आपने करा क्या धर्म के नाम पे? आपने मंदिर के नाम पे खाली लूटने का काम किया, आपने पैसा इकट्ठा करने का काम किया, अपनी किटी भरी, अपनी पार्टी के भरी, हज़ारों करोड़ रुपए आपने जमा कर लिए, लेकिन आपने अयोध्या में तो कुछ भी नहीं किया, न मंदिर के नाम पे किया, न मंदिर बनाने की 2 साल हो गए शुरुआत की। तो ब्राह्मण समाज इसके साथ साथ में जिस तरह से पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, 500 से ज़्यादा की हत्याएं तो नितिन जो अब आज उनके यहाँ पहुँच गए हैं कांग्रेस छोड़ करके, उन्होंने लिस्ट पकड़ाई थी इनको, और सैकड़ों की संख्या में एनकाउंटर्स हो गए ब्राह्मण समाज के, मजबूत किस्म के। जहाँ भी इनको दिखा उसको या तो एनकाउंटर कर दिया या तो उसकी हत्याएँ हो गई। तो इससे जो है पूरा ब्राह्मण समाज इस समय उत्तेजित है, और वो हमारे पास हमारे पिछले कार्यकाल को देखते हुए हमारे साथ में जुड़ रहा है। तो आपने सर जो लंबा चौड़ा, मतलब इस जवाब में कई सारे सवाल मेरे दिमाग में आए, लेकिन सबसे पहला सवाल जो बहुत बेसिक सवाल मेरे दिमाग में ये है कि आप एक साथ 2 बातें कह रहे हैं कि सर्वजन का आपने एक फॉर्मूला खड़ा किया। बिल्कुल।
और सम्मेलन आप सिर्फ ब्राह्मणों का कर रहे हैं। नहीं, तो हमने ये प्रबुद्ध सार्वजनिक देखिए, हमने ये सम्मेलन प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन थे, वो बात दूसरी, आप सही कह रहे हैं, प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन के, लेकिन इसमें 90% ब्राह्मण थे। 90 से 95% ब्राह्मण समाज के लोग इन सम्मेलनों तो में ये आए थे। थोड़ा सा आपको लगता नहीं सर, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि भाई आपने ठाकुरों के लिए कोई सम्मेलन क्यों नहीं किया, यादवों के लिए क्यों कोई सम्मेलन क्यों नहीं किया, केवल ब्राह्मणों के लिए ही क्यों? और फिर अगर केवल आप एक टारगेट कर रहे हैं जाति को, तो ये एक व्यवहारिक पॉलिटिक्स आपका तर्क हो सकता है कि भाई हम एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तब फिर इसको सर्वजन कैसे कहा जा सकता है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो ब्राह्मण समाज जो इस समय जिसको इतना उत्पीड़ित 4.5 वर्षों में रहा है, जिसके घरों से सब बच्चे निकल गए और मार दिए गए या कुछ हो गए, जिसकी एक बेटी खुशी दुबे नाम की 16.5 साल की, वो पिछले 1.5 साल से उसको बंद कर रखा है आपने, जिसकी एक दिन पहले शादी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप ब्राह्मणों के दिमाग से हटा नहीं सकते हैं। तो वो अगर उसको ये लग रहा है कि हम कहाँ जाएं, उसको एक सामने दिख रहा है कि हम इनके साथ में गए थे तो हम सुरक्षित थे और हर तरीके से वहाँ पर हम मुतमईन थे। सर्वजन की बात आप जो कर रहे हैं, हमारी पार्टी सर्वजन के बीच में चल रही है, हम भी जा रहे हैं। हमारे साथ हमने बैठकें करी हैं, हमने लेकिन सर इस तरह की बैठकें आपने यादवों के साथ नहीं करी या किसी और जाति के साथ नहीं की? मतलब मेरा कहना है कि मतलब किसी और जाति के साथ हमारी मीटिंग जो हुई है, मेरी खुद की मीटिंगों में भी दलित समाज के लोग अलग से जैसे इन लोगों की हुई, उनकी अलग से बैठकें मैंने की हैं, और यादव समाज की भी हुई हैं उसमें, और समाजों की भी हुई हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पार्टी के और लोग भी तो हैं, खाली पार्टी में बहुत से लोग हैं, और बैकवर्ड समाज की जितनी भी जातियां हैं, उन सब जातियों की बैठकें चल रही हैं बराबर। उनके लोग अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग भी अब इससे फुर्सत पा गए, हम उनमें भी जाएंगे, वहाँ भी जाके करना शुरू करेंगे। पहले एक कार्यक्रम 75 जिले में जा करके, जो इन लोगों की डिमांड थी, देखिए ब्राह्मण समाज की डिमांड खुद थी, वो हमारे पास पिछले 1.5 वर्ष से, लोग तो अभी देख रहे हैं जो हम खुले मैदान में गए, 1.5 वर्ष से लगभग 75 में से 62 जिले के ब्राह्मण समाज के लोग अलग अलग दिनों में, और 200-250 इतनी संख्या में जिले के मजबूत ब्राह्मण यहाँ पर आते थे, जिनकी हमने बैठकें करी, और उन्होंने हमसे कहा कि अब आप बाहर हमारी बैठक करिए, हम लोग वहाँ पर कराना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि जो खुशी दुबे का जिक्र सतीश जी ने किया है, वो खुशी दुबे जो एक पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे जो गैंगस्टर थे, उनके रिश्तेदार हैं, उनका जिक्र आया। तो आपको खुशी दुबे का नाम सुन के कुछ अटपटा न लगे, तो उस संदर्भ में उनका नाम आया। तो इससे जुड़ा एक और सवाल है सर कि कुछ दिन पहले पार्टी ने और बहन जी ने अनाउंसमेंट किया था कि वो किसी माफिया को कोई टिकट नहीं देंगी, और बाकायदा मुख्तार अंसारी का नाम लिया गया कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगी। अब ये कई बार बड़ी सुविधा वाला बयान हो जाता है कि जब पार्टी को ज़रूरत होती है तो पार्टियां ऐसे लोगों से जुड़ भी जाती हैं। और मैं ये केवल बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो समाजवादी पार्टी भी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है। कब किसको कौन सूट करता है उसके हिसाब से कर लेती हैं। तो अतीत में वो जुड़े रहे बहुजन समाज पार्टी के साथ, अब उनको नहीं चाहिए, अब उनसे आप संबंध नहीं रखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर माफिया ही आपका पैमाना है, तो एक विरोधाभास मेरे नज़र में आता है कि एक माफिया जिसके ऊपर इतने सारे पुलिस वालों के ऊपर हमला करने का और उनको जान से मारने का आरोप था, जो पुलिस में के एनकाउंटर में मारा गया, विकास दुबे, उसके परिवार से आपकी सहानुभूति दिखाते हैं आप सार्वजनिक रूप से, और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से आप दूरी बनाते हैं। तो माफिया में ये भेद करके थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता आपको? देखिए, आप उसको गलत तरीके से ले जा रहे हैं जी। आप माफिया जो मुख्तार अंसारी या जो भी उन्होंने, पार्टी ने कहा, पार्टी ने एक अपनी नीति बनाई कि हम किसी को चुनाव में के मैदान में माफिया को नहीं लड़ाएंगे। और ये खाली हमें नहीं, हर पार्टी को ये करना इसलिए चाहिए क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक निर्णय भी हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, और उसमें ये इस बात का है कि आप लोग को माफिया या जिनके ऊपर इस तरह के दागी लोग हैं, तो उनको आपको अवॉइड करके टिकट नहीं देना, ऐसे लोगों को देना चाहिए जो कि ना हो। तो ये तो चुनाव लड़ाने की बात हो गई। लेकिन जहाँ तक विकास दुबे या उनके परिवार, किसी को हम लोग चुनाव के मैदान में नहीं लड़ा रहे हैं, ना ही हम उनके पक्षधर हैं, ये हम साफ कर रहे हैं। देखिए, हमारे लिए जो भी अपराधी है वो अपराधी है, किसी भी जात में हो, किसी भी धर्म में हो। हम लोग जो अभी सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है, हम लोग उस तरह की पार्टी हमारी ना है, ना हम लोगों की सोच है कि इस जाति का अगर है तो उसको रोको और ठोंक दो, अगर माफिया ना भी हो तो भी ठोंक दो। अगर ब्राह्मण समाज दिख रहा है
तो उसको अगर मजबूत किस्म का है तो उसको किसी भी चीज़ में लेके ठोक दो। हम विकास दुबे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं विकास दुबे का। मैंने किसी भी मंच से, किसी भी मंच में मैंने जा करके पूरे 75 ज़िले में एक बार भी उनका ये नहीं कहा कि वो बड़े अच्छे आदमी थे या उनके साथ में ये हुआ। ये ज़रूर हमने कहा कि जिस तरह से वहाँ पर 17 साल के एक लड़के को ला के हरियाणा से उठा करके आप पकड़ के लाते हैं और गाड़ी पलटवाते हैं, उसका इनकाउंटर कर देते हैं कानून सम्मत तरीके से, उस तरीके से आपने जितने भी इनकाउंटर्स किए उस दौरान वो गलत है। वो आपने, और उसके नाम पे आपने लखनऊ तक में आके इनकाउंटर कर दिया है। कंटोनमेंट में ले गए, वो अपने माँ बाप की इलाज कर रहा था, उसको भी उठा ले गए कि नहीं नहीं ये ब्राह्मण है, इसको इसी में निपटा दो। तो इस तरीके से कितने इनकाउंटर्स कर दिए, उसका विरोध है हमारा। खुशी दुबे का नाम मैंने इसलिए लिया आपसे कि खुशी दुबे का तो एक दिन पहले उस परिवार में शादी हुई थी, उसके पहले तो वो दुबे भी नहीं थी, तिवारी थी। दुबे जब बनी है एक दिन पहले, उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी। 30 तारीख को शादी होती है, 1 तारीख को पहला दिन होता है, 2 तारीख को हादसा हो जाता है। और उसको आपने कह दिया कि वो बड़ी भारी माफिया थी या क्या थी, जिसके आपने उसको उठा करके 1.5 वर्षों से उसको बंद कर रखा है अंदर। ये मेरा विरोध है कि आप, चूंकि अगर वो ब्राह्मण परिवार में शादी हुई थी, उस परिवार में हुई थी, तो उसका इसका मतलब थोड़ी ना कि जो उस परिवार, अब वहाँ पर जो महिला घर में काम कर रही थी उसको भी उठा ले गए, जो 2 महिलाएं थी उनको उठा ले गए, अभी भी जेल में बंद है। उनके साथ में 3 साल की लड़की, 3 साल की लड़की और 6 साल का लड़का, उसको आपने जेल में बंद कर रखा है। तो ये जो बात बता रहे हैं सतीश जी, ये असल में उत्तर प्रदेश की जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के ऊपर एक बड़ा अजीब सी रोशनी डालता है। और वो अजीब सी रोशनी ये है कि बहुत आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमाने तरीके से कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस का इस्तेमाल बड़े मनमाने तरीके से किया जा रहा है। पुलिस आधी रात में आपके होटल में घुस जाती है, वहाँ पर एनकाउंटर कर देती है, किसी को मार देती है, और वो पुलिस वाले फरार भी हो जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि अपना थाना छोड़कर एसएचओ फरार हो जाता है। ये स्थिति है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पिछले 5-7 सालों में जो रही है, वो उसकी स्थिति पर मेरा एक और सवाल है आप ही के बयान से सतीश जी। देखिए, इसके पहले मैं खाली ये गोरखपुर वाला किस्सा तो अभी है, ताजा है, लेकिन इसके पहले महोबा में क्या हुआ। महोबा में व्यापारी को एक आईपीएस अधिकारी, उसने कहा कि ये तो, जब उसकी गाड़ी में वो मरा पाया गया और गोली किससे मारा हुआ, तो कह दिया कि इसने आत्महत्या की थी। और उसके बाद क्या हुआ, वो तो व्यापारी था। उसके बाद जब उसका टेलीफोन और ये सब चीज़ों में रिकॉर्डिंग निकली तो मालूम पड़ा ये तो धमकी दे करके मारा गया था। और जिस आईपीएस अधिकारी ने मारा, वो तो मान रहे हैं कि अब आईपीएस अधिकारी ने मारा, अब हत्या मान ली उसको, लेकिन वो अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी 1.5 साल से गायब है और उसको नहीं आप पकड़ पा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिसमें पुलिस के जवान फरार हो जाते हैं, आईपीएस अधिकारी फरार हो जाते हैं। एक और छोटा सा आपका बयान था जो मेरे दिमाग में कहीं खटक गया, कि मैंने कहा आपसे पूछूंगा जब कभी बातचीत होगी हमारी। आपने जो अपने ये तमाम सम्मेलन चल रहे थे, इस दौरान आपने कई जगहों पर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो आबादी है वो करीब 11% है, 13% है। इस तरह के अलग अलग दावे अलग अलग मौक़ों पर आए। तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि जो आखिरी जातिवार जनगणना है वो 1931 के आधार पर, उसके आधार पर ये माना जाता है कि 7-7.5% की आबादी है ब्राह्मण। तो अब हर जाति अपने को असर्ट कर रही है चुनावों से पहले कि भाई मेरी आबादी कितनी है पता चलना चाहिए, और सबका तरीका ये है कि भाई जातिवार जनगणना हो। आपने जो ये 11 या 13% का दावा किया, इसके पीछे आधार क्या था, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं। देखिए, जो सरकारी आंकड़ों में, अगर आप सरकारी आंकड़ों में, इनके पास तो है, हाँ, वो रिपोर्ट बाहर नहीं कर रहे हैं, वो जारी, वो अलग चीज़ है। हाँ। उस आंकड़ों में 13.4% इन्होंने ब्राह्मण समाज को आंकड़ा दिया है। 13.4%, लगभग 13.5%। ये कहाँ पे सर? ये जो इनके पास रिपोर्ट बंद रखी हुई है, उसको जिस दिन ये खुलासा, अच्छा, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड, जो 13.5%, इनके 13.4% समथिंग ये कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं। जी जी। और हमने जो आंकड़े कराए हैं, हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारी भी तो आंकड़े हुए हैं, हमने भी तो ब्राह्मण समाज के, हमें तो एक एक परिवार के बारे में मालूम है, ब्राह्मण समाज किस गांव में कितना है वो भी मालूम है। और चूंकि एक बार नहीं, हम तो कई बार वहाँ बाहर जा चुके हैं और इनके बीच में जा चुके हैं, वो लोग मेरे बीच में आ चुके हैं, वो आंकड़े हमको भी दे चुके हैं। उसके हिसाब से 16% के करीब है, 16.3% के ऊपर ब्राह्मण समाज का आज उत्तर प्रदेश में है। और तभी आपने देखा था 2007 में, जब इस ब्राह्मण समाज में से 80% से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ा हो गया था, तो पूर्ण बहुमत 30% के आसपास आपका वोट आ गया था। और 12 में भी हम लोग 1% से हारे, 1% से 1% आगे पीछे। ये ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत बड़े, हम लोग लगभग 100 सीटों का अंतर बढ़ गया था। हाँ, बस 100 के ऊपर सीटों में तो हम लोग बहुत कम वोटों से हारे थे, 1 से लेके 2000 के बीच में। तो ये
सतीश जी ने एक बड़ा रिवलेशन किया है। ये हमेशा मतलब जो शोधार्थी हैं, जो बाकी एकेडमियां है, उसके लिए भी ये है कि असल में ब्राह्मण आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है। और ये एक बड़ा चौंकाने वाली जानकारी है मेरे लिहाज से कि 16% सतीश जी कह रहे हैं कि आंकड़ों के हिसाब से आबादी हो सकती है। मैं फिर से उस पर आता हूँ जो कि मुख्तार अंसारी से जो बात शुरू हुई है। ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार के चुनाव में, कम से कम जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं, उसमें मुसलमानों को पूरी तरह से त्याग दिया है कि अब वो सर्वजन की बात तो सतीश जी हर मंच पे करते हैं, लेकिन मुसलमान उस सर्वजन में शामिल नहीं है। चाहे वो इस बयान को देखा जाए कि भाई इस तरह के लोग नहीं होंगे। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी के मंच से जो मंदिर अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब का जो जिक्र था, वो आना, ऐसा लगता है कि इसके बाद फिर आपने मन बना लिया कि फिलहाल मुसलमानों को बैक सीट पे डाल देते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमारी पार्टी में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, 10 में से 3 तो मुस्लिम समाज के हैं। और इतना ही नहीं, हमारे MLAs भी हमेशा मुस्लिम समाज के रहे हैं। आज भी मुस्लिम समाज जो है वो बहुजन समाज, अगले चुनाव के बारे में भी आप देखेंगे, हम लोगों के साथ में मुस्लिम समाज पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। वो बात दूसरी है कि ये लोग पर अगर आप सर अयोध्या में मंदिर बनाने की बात कहेंगे तो कैसे? देखिए, वो तो बन ही रहा है मंदिर। अयोध्या में तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद तो मंदिर बनना ही है। और जब मंदिर बनना है तो मंदिर बनाने का काम जिन्होंने ठेका लिया हुआ है उनको धोखा नहीं देना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप धोखा क्यों दे रहे हो लोगों को? आप मंदिर बनवाओगे नहीं, इसलिए कोई मंदिर के नाम पे आपको वोट चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो आप देखिए, वो देखता है कि उसको अच्छी तरह से मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी की सरकार होती है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ सर्वजन की नाम की चीज़ होती है। एक भी दंगा, ना कोई मुजफ्फरनगर कांड, ना ये कांड, ना वो कांड, कोई किसी को पकड़ना, किसी को लिंचिंग करना, फलाना करना, ये सब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं है। तो मुस्लिम समाज ये देख रहा है, वो देख रहा है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार जब बनी है, और ख़ास तौर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, ना ही किसी को प्रताड़ित किया गया, ना किसी को तंग किया गया कि आप इस जात के हो कि उस जात के हो। सबको लेकर के चला गया सब। और जहाँ तक अयोध्या, मथुरा और वाराणसी की बात है, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी तो सबने देखा कि 2007 में भी जितने भी ऐसे स्थल हैं जो धार्मिक स्थल हैं, किसी के भी हों, जहाँ चाहे बौद्ध वाले स्थल थे, उन मुस्लिम समाज के हैं या ब्राह्मण समाज के हैं या अपर कास्ट समाज जिसको कहते हैं विप्र समाज के हैं, उन सब में हम लोगों ने काम किया। मथुरा में आप वृंदावन पता नहीं गए कि नहीं गए, वृंदावन में जाकर के देखिए तो बहुजन समाज पार्टी ने 2007 और 12 के बीच में जो किया है वो अद्वितीय काम करा है। वहाँ पर हम लोगों ने पूरी सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, उसके पूरी परिक्रमा की रोड ठीक करी, उसके बाद बिजली घर वहाँ नया बना के दिया, नया बस अड्डा बना के दिया, विधवा आश्रम बना के दिया, ओवर ब्रिज बना करके दिया, वहाँ पर मेला देने का काम किया। जितनी भी चीज़ें उन्होंने मांगी, एक 100 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल भी दिया। यही तो मेरा सवाल था कि असल में जब आप अयोध्या, मथुरा की बात करते हैं तो मुसलमान थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करता है, फिर वो उस राजनीति से दूर भागता है। फिर भी आपने ये रिस्क लिया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा व्यवहारिक जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ कि क्या आपने ये बहुत जानबूझकर तौल के ये रिस्क लिया? क्योंकि इस बयान के बाद कि भाई हम अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, भव्य मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर बनेगा, मथुरा काशी में हम जो काम चल रहे हैं उसको और आगे ले जाएंगे, ये बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है। मैं थोड़ा सा व्यवहारिक जवाब चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद जिस तरह की राजनीति, आप लोग तो इसी में रहते हैं, 24 घंटे राजनीति को देखते हैं, मुसलमान वोटर आपसे बिदकेगा। तो आपको कहीं न कहीं भरोसा है कि वो जो 16% और जो बहुजन समाज, ये जो एक लार्जर अम्ब्रेला आपने बना लिया, शायद उस विनिंग कॉम्बिनेशन उसमें आ जाता है, इसलिए आप ये रिस्क ले सकते हैं कि अभी थोड़ा सा बैक सीट पे इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम लोग कभी भी, आपने देखा कि जब इलेक्शन बिल्कुल सर में था 2009 पे, एक भड़काऊ बयान देने का काम किया था श्री वरुण गांधी जी ने उस समय। तो बहन मायावती जी ने क्या किया था, उन्होंने इलेक्शन को और रिज़ल्ट को इसको ध्यान में उन्होंने उठा के तुरंत उनको बंद करने का काम किया था कि जो कानून है उसको तोड़ने की कोई काम नहीं कर सकता। और जहाँ तक जितने भी स्थान हैं, जितने भी इनके मुस्लिम समाज के लोग जहाँ से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने किया। हम लोगों ने अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी बना के दी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली यूनिवर्सिटी बनी थी। हम लोगों ने उनके मदरसों को वो दिया था कि पैसा दिया था, धन दिया था, जैसे कि संस्कृत स्कूलों को दिया था, 235 संस्कृत स्कूलों को दिया था, तो मदरसों को भी दिया था। हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया, और ये मुस्लिम समाज अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है कि अगर बहन मायावती जी सरकार में आती हैं
तो वो इस बात का भेदभाव नहीं करेंगे। उनके लड़कियों के स्कूल किसने बनाने के काम किया? उनके यहाँ लड़कियाँ पढ़ने नहीं जा पाती थी, बहन मायावती जी ने हर शहर बनवाने का काम किया। अगर उन्होंने इधर उन्होंने अगर 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाए औरों के लिए, और उन्होंने अगर 23 ज़िले नए बना करके सारी सुविधाएं देने का काम किया, तो उन्होंने अगर औरों के लिए किया तो उनके लिए भी अलग से उसी प्रकार से उसी अनुपात से किया, जिससे कि वो भी इस समाज में और आपस में मिल कर के रहें। इसलिए वो ये जानते हैं कि अगर बहन मायावती जी सरकार में आएंगी तो वो सुरक्षित भी हैं, और उनके जो वो चाहते हैं कि उनके पढ़ने लिखने का भी मौका मिले, नौकरियों में भी मौका मिले, व्यापार में मौका मिले, उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म ना करे। तो ये वो मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसने सब तीनों सरकारों को तौल के देखा। उसने मुजफ्फरकांड देखा, मुजफ्फरनगर देखा समाजवादी पार्टी में, इनके में तो रोज़ देख रहा है, और बहन मायावती जी का देखा। तो सर, अगर आप पिछले चुनाव की बात करें विधानसभा में, तो आपने 100 के करीब सीटें दी थी मुस्लिम उम्मीदवारों को। तो इस चुनाव में, अगले चुनाव जो आगामी चुनाव है, इसमें फिर हम कितनी सीटों की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि 20-21%, 22% जो आबादी है वो अनरिप्रेजेंटेड तो नहीं रह सकती, और कम से कम सपा और बसपा के उस पे पैरामीटर पे तो गायब नहीं हो सकती, उनके राडार से तो ओझल नहीं हो सकती। तो इस बार हम कितनी सीटों की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, सीटों के बारे में ना भी ब्राह्मण समाज को कितनी सीटें मिलेंगी, इनको कितनी मिलेंगी, बैकवर्ड को 127 सीटें मिली थी, औरों को मिली थी। तो इस तरह से अभी सीटों का तो अभी जब एक बार तय हो जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि आपको खुद लगेगा कि बीएसपी में तो हर समाज को बिल्कुल एक अनुपात से मिल रही है, जिस तरह से उनको मिलना चाहिए। वो इस बात को फिर से पूरी कंट्री देखेगी कि बीएसपी उन पार्टियों में नहीं है कि हमने खाली एक को पकड़ा, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे तीसरे को पकड़ा। वो सबको लेकर के चलेगी, इनको भी टिकट मिलेंगी और अच्छी खासी अनुपात में मिलेंगी। गिनतियां इसलिए नहीं बता सकते जब तक ये फाइनल ना हो जाए, और ये चीज़ सामने आ जाए तो हम आपको गिनती बता सकते हैं, अभी नहीं। ठीक है, हम एक अगले मुद्दे पर बढ़ेंगे सर, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया, जो आपने जवाब दिया था उसी का एक फॉलोअप जैसा मेरे दिमाग में। आपने कहा कि भाई अयोध्या में जो मंदिर है, इन लोगों ने बहुत पैसा चंदा इकट्ठा किया, और हमने देखा कि बहुत चंदे में करप्शन का भी मामला आया। न्यूज़ लॉन्ड्री ने उसको बहुत एक एक्सपोजे भी किया था, जिसमें ये सामने आया कि ज़मीनों की खरीद फरोख्त और इस तरह से पैसे का एक तरह से लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। फर्ज कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन भी जाती है, तो आपने कहा कि हम इसके रास्ते खोलेंगे, और एक मंदिर बनने के बाद, मंदिर तो बनने क्योंकि वो एक ट्रस्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना है, केंद्र का वो उसमें है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन भी जाती है, तो एकमात्र आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, आईएएस अधिकारी उसमें होता है, उसको तो वोटिंग राइट भी उस ट्रस्ट में नहीं। तो कैसे आप चीज़ों को एक्सपेडाइट उसमें अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे अयोध्या के मंदिर में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं बहन मायावती जी, उनको हर चीज़ का तरीका मालूम है कि जब वो सत्ता में आती हैं तो किस चीज़ को कैसे करना। आप देखिए, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। आज 2 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आए हुए। 2 साल में वहाँ पर क्या हुआ? जब हम गए अयोध्या तो नींव खुदना भी शुरू नहीं हुई थी। अब दिखाने के लिए खोद रहे हैं, अब दिखाने के लिए, क्योंकि हमने उनको एक्सपोज कर दिया। अयोध्या में जाइए तो अयोध्या सबसे बदतर शहर इस समय, सबसे बदतर शहर अगर कोई कंडीशन है तो अयोध्या की। हर बजट में सैकड़ों करोड़, पिछला बजट उठा के देख लीजिए, उसमें फिर था कि अयोध्या के शहर के, तो रुपया कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है। हम लोग ऐसा नहीं करते थे। हमने जैसे वृंदावन में 550 करोड़ रुपए लगाए तो आपको दिख रहे हैं। हमने अगर बनारस में लगाया, वहाँ पर फ्लाईओवर बनाया, वहाँ की घाट बनाई, तो आपको दिखेगा। हमने वहाँ पर 125 करोड़ रुपया खर्च करके सीवर लाइन डालने के बाद फिर वहाँ पर एसटीपी प्लांट लगाया। हमने अयोध्या में एसटीपी प्लांट लगाने का काम किया। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं, पर इनके यहाँ क्या है, ये रुपया कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। अगर पार्टी में ही खाली लगना है तो बात दूसरी है, लेकिन पार्टी के लिए अगर राम के नाम पे आप वोट लेकर, पैसा लेकर के वो पार्टी में लगा रहे हो तो वो गलत बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट का वर्क है, देखिए पूरे प्रदेश में हर जगह, हर ज़िले में हम लोगों ने किया। जैसा मैंने कहा कि 29,500 तो अम्बेडकर गाँव, उनको पूर्ण रूप से, समग्र रूप से डेवलप किया 5 साल में, 29,500 गाँव। और प्रदेश में आपने नोएडा देखा, आपने दिल्ली, लखनऊ देखा, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जिले से मिला लीजिए, हम लोगों ने क्या किया। तो सर ये देखिए 2 साल से मंदिर पे लगे हुए हैं, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन अभी वहाँ ये भी तक नहीं हुआ। आप यहाँ पर अभी लखनऊ आए हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर पार्क घूम के आ जाइए, और मानवर काशीराम जी का स्मारक देख लीजिए। क्या वो छोटे हैं? और वो 1.5 साल में बने थे, 1.5 साल में। वही तो ये लखनऊ के बारे में ये माना जाता है कि उस 5 साल में 2007 से 12 के बीच में लखनऊ को जितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट दिए गए, मतलब जितने बड़े स्तर पे विकास हुआ,
इससे पहले ये कहा जाता है कि वाजिद अली शाह के जमाने में हाँ, इतने बिल्कुल बड़े सही। आइकॉन बने थे, उसके बाद मायावती कभी के नहीं। जमाने में, बहन जी के जमाने में पूरी बने, कंट्री में, और इतने बड़े पैमाने पर, हाँ, इतने कोई बड़े, कंट्री में इतने आपको मॉन्यूमेंट नहीं भव्य। मिलेगा इंडिपेंडेंस के बाद। इसके बावजूद ये घोषणा आपको क्यों करनी पड़े कि अब हम इस तरह के आइकॉन नहीं बनाएंगे, अब हम दूसरे तरह के डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे? ये क्यों, अब क्यों नहीं बनाएंगे? अब नहीं, क्योंकि आपने वो तो बड़ा- आपका अचीवमेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। देखिए जी। जितने भी ये महापुरुष थे बहुजन समाज पार्टी के, और जितने भी थे, यूनिवर्सिटीज़ बनी, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल्स भी बने हैं, और चीज़ें, खाली मॉन्यूमेंट्स नहीं बने। कम से कम नहीं तो 7 यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, नई यूनिवर्सिटियाँ बनी, 1 दर्जन से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज उस समय बने, डिग्री कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस, ये तो हर शहर में बनाए गए। अलग इन लोगों के नाम से बने वो बात दूसरी है, लेकिन बनाने का काम किया गया। हर ज़िले में बने, उनके हॉस्टल्स बने, ये बने, हॉस्पिटल्स बने। लेकिन ये अब चूंकि मॉन्यूमेंट्स जो था वो एक जो ये महापुरुष लोग थे, असर्शन था पॉलिटिकल, महापुरुष लोग थे, तो इस उनको, उनके लिए एक असर्शन दिखाने के लिए, उनके लिए आप सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, असर्शन, लेकिन उनका एक जिससे कि उनको भी मालूम पड़े कि हमारे गर्व से कहें कि हमारे जो महापुरुष थे उनके लिए आदर्श हैं, हाँ, icon आदर्श हैं, उनके लिए बना हुआ है। तो वो बनाने का काम कर दिया उनका। आप देखिए उन्होंने जो बनाना था, इस तरह की चीज़ें वो उस दौरान में बना दिया, चाहे यहाँ हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे लखनऊ तो में। आगे अब उसकी तो जरूरत अब लगता उसकी नहीं कोई है। ज़रूरत नहीं है। ठीक बात तभी है। उन्होंने कहा कि अब की बार जो हमारी सरकार आएगी तो अब की बार तो इस प्रदेश को हम दिखाएंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट तब भी किया। अब बिजली 7,500 मेगावाट थी, 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम किसने किया था? पिछले 18 वर्षों से एक भी बिजली घर नहीं बना था, उन्होंने आधे दर्जन बना करके चालू कर दिया। तो वहाँ पर तो डेवलपमेंट तो हर तरफ, आप एक्सप्रेसवे देख लीजिए, आप एक्सप्रेसवे तो बनाया हुआ बहुजन समाज पार्टी। मेट्रो लखनऊ में आप जो देख रहे हैं, इसकी शुरुआत तो हम ही लोगों ने की, नोएडा में किया, यहाँ पर किया। तो जितना जो भी आप देख रहे हैं, आप जेवर एयरपोर्ट की बात रोज हो रही, जेवर एयरपोर्ट, जेवर अभी शुरू नहीं कर पाए जेवर, और अब तक हम लोग सरकार होती, जेवर एयरपोर्ट तो हमने बनाना शुरू किया था, हमारा प्रोजेक्ट था, इन्होंने रोकने का काम किया था। अब आज जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो हम अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें थी आपने काफ़ी विस्तार से इस पर जानकारी दे दी। पार्टी के ऊपर, और मतलब जो पॉलिसी हैं या जो नीतियों के स्तर पर, हम तो एक बड़ा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत क्लीशे टाइप सवाल हो गया है, हर आदमी ने आपसे पूछा होगा। मैं इस नियत से पूछ रहा हूँ कि आज इस सवाल को आप यहाँ पे अंतिम बार खत्म कर दिए और खत्म हो जाए, दफन कर कि हाँ दफन हो जाए वो, कि बीजेपी की बी टीम है बहुजन समाज। आपकी असली लड़ाई किससे है? और ये जो, क्योंकि हम कुछ उसमें वजन भी है, बहुत सारे मौक़ों पर आपने अपने राज्यसभा का एक एमपी जितवा लिया उनके समर्थन से, आपने अपना एमएलसी भेज दिया उनके समर्थन से, संसद में आपने कई बार ऐसा मौके आए जहां पर आपने वोटिंग का रास्ता ना चुन के एब्सटेन का रास्ता चुना। तो इससे लोगों उस सवाल को बल मिला कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी के कुछ अंदर खाने में ऐसा कुछ चल रहा है। तो इस चीज को कैसे, और आप पब्लिकली ये कहते हैं कि आप भाजपा से लड़ रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा साफ करें अगर आप। देखिए ऐसा है ना कि ये जो स्ट्रे इंसिडेंट्स लिए जाते हैं, स्ट्रे इंसिडेंट्स निकाल करके कहा जाता है कि आपने इन चीज़ों में, इन 5 जगह पर आपने इनको सपोर्ट कर दिया या उनका सपोर्ट लिया, यही लगा करके वो बी टीम हो गया। जब कांग्रेस जो थी सरकार में थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी हमारे पर एलिगेशन लगाती थी कि आप तो कांग्रेस पार्टी के बी टीम हैं और आप उनकी तरह से बात करते हैं। जब हम वो लोग थे तब ये लोग एलिगेशन लगाते थे कि बी टीम है। आज बाकी लोग कह रहे हैं कि आप इनकी बी टीम कौन होता है? बी टीम बताइए, आपने 2003 के बाद सरकार किसकी बनी थी? समाजवादी पार्टी की बनी थी। समाजवादी पार्टी के पास क्या, उनके पास विधायक नहीं थे, उनके विधायक नहीं थे। उनकी विधायक, हमारे विधायक 37 विधायक जो तोड़े थे, जो बाद में हम ही ने बहस करके सर्वोच्च न्यायालय तक हम लोग गए, जीते, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से जीते। लेकिन आदेश किसका था? भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करके और कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई पूरे टाइम, और बना करके 2007 तक लेकर के गए थे। और इलीगल सरकार बनवाने का काम किसने कराया था? तो उनके स्पीकर थे, जिसको कि जजमेंट में जब 5 जजेस का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम ही ने किया, उधर से तो बहुत बड़ी फौज 30 वकीलों की थी, लेकिन उसमें ये होल्ड किया गया कि ये निर्णय है सिर्फ इस उतावलेपन में कि इनकी सरकार बन जाए, ये सारा प्लानिंग ये। पर ये तो पुरानी बात है सर, अभी की बात है। तब की क्या बात थी? अच्छा, अब जो है, अब आप कहते हैं कि आज के रोज मान लीजिए, अब तो सर एक चीज इतना बदल गया है कि
मोदी जी और अमित शाह की सरकार, और ये माना जाता कि ये उस तरह से काम नहीं करते कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की तरह से उनके साथ बैठ के बातचीत कर लेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके, ये तो कुछ दूसरे तरीके से काम करते हैं लोग। देखिए वो उन सब चीज़ों से बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के नेता कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो रेड कराई थी, भारतीय जनता पार्टी ही तो सरकार में थी केंद्र में उस समय, और उन्होंने यहाँ पे यूपी में इनकी सरकार बना करके और फिर खुद बहन मायावती जी के सीबीआई के मुकदमे, इसके मुकदमे इन्हीं ने चालू किए थे, और सब करके देख लिया क्या नतीजा निकला। ठीक है 110 मुकदमे मैंने लड़े, 110 मुकदमे इनके और उनके परिवार, बहन मायावती जी के और उनके परिवार के, लेकिन एक भी मुकदमा ये नहीं जीत पाए। हर मुकदमे में क्लीन चिट मिली, आखिर तक मानी सर्वोच्च न्यायालय तक क्लीन चिट मिली कि इसमें एक नया पैसा भी उनके पास इधर उधर का नहीं दिखा पाए। तो ये सब कार्य तो ये लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन उससे बहन मायावती जी कभी दबी नहीं। उन्होंने सरकार छोड़ दी थी एक मिनट, उन्होंने प्रेशर डाला था कि आप चलते रहिए और हमारी तरह से नीति चलाइए, और उनका ये नहीं होगा, हम तो सर्वजन की नीति लेके चलेंगे, उससे घबराने का काम कभी नहीं करती। दूसरा आपने जो कहा कि राज्यसभा में, या आपने कहा कि यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट विधान परिषद में जीत करके, विधान परिषद में तो अब इनसे कोई हमको मदद नहीं लेनी, विधान परिषद तो ऑटोमेटिकली हम लोग जीत के गए थे। तब ये लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने जो उनका कैंडिडेट जीत नहीं सकता था आखिरी। हमारा भी जो बच्चे, देखिए ये दोनों इलेक्शंस जो होते हैं ये वोट्स पे होते हैं कि आपकी 10 सीटें अगर हैं तो 9 क्लियर हैं, 10वीं में जो है नहीं होता। अब की बार क्या हुआ था, 10वीं सीट पे हमारे पास जो वोट्स थे उसको मिला के किसी और के पास बाकी बचे वोट में से ज़्यादा वोट नहीं थे, जिससे कि वो अपना कोई कैंडिडेट उतार पाते, कोई भी पार्टी। तो ये हमने भी उतार दिया था, हमने भी लड़ा दिया। उसके बाद अनकंटेस्टेड इलेक्शन हो रहा था, वो तो आखिरी मिनट में। यही तो कहा जाता है कि सर अनकंटेस्टेड आपके उम्मीदवार को उन्होंने पीछे से बैक। वो कहाँ से लाते, उनके पास वोट ही नहीं थे जी। उनके पास अपने 10 वोट भी स्पेयर नहीं थे, तो वो कहाँ से अपना चुनाव लड़ा देते। हमारे पास तो 19 थे, उनके पास तो 10 भी नहीं थे। तो बीजेपी ने इस तरह से कोई टैक्टिकल सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं। वो तो इस वजह से कि उनके जितने कैंडिडेट जीत सकते थे उनके भी जीत जाते हैं अनअपोज्ड, और 10वां कैंडिडेट ये हमेशा और हर इलेक्शन में रहा है कि जो आखिरी कैंडिडेट जिसका सबसे ज्यादा वोट है वो जीता। लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी ने अब की बार धोखाबाजी की ना, उन्होंने आकर के एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ला करके और लास्ट 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 2:55 में उसे फॉर्म भरा करके कुछ MLAs बहुजन समाज पार्टी को उनको खरीद फरोख्त करके और उनको उतारने का काम किया। तो उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव तो हुआ नहीं, उसके बाद उनका वो रिजेक्ट हो गया था, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जीत गए। जो स्टेज होती है अगर चुनाव नहीं होता तब भी। और जहाँ तक आपने एक प्रश्न कहा ना कि लोकसभा राज्यसभा में हम लोग एब्सटेन कर लेते हैं या हमने कुछ मुद्दों में वोट दिया, आप देखिए अगर 100 मुद्दे हैं, हमने 95 में उनका खुल के विरोध किया, अपोज किया, तो अगर 5 में किया तो उसके पीछे क्या कारण है? कारण एक ही होता, हमारी पार्टी का। हमारी पार्टी जो है वो अपनी नीति और रणनीति पहले तय करती, नीति तय करती कि हमको इस मुद्दे पे इनका ये नेशनल इशू है, नेशनल इंटरेस्ट में अगर है तो हम उसके साथ में आते हैं। हमारी पार्टी की जो सोच है उसको पहले प्लान डिस्कस कर लिया जाता है, करने के बाद इन मुद्दों पे हमारा ये स्टैंड होगा, और उसको स्टैंड को हम लोग लेते हैं, चाहे ये हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही तब रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, हमेशा हम लोगों ने किया। और जिसमें भी आप पार्लियामेंट में उठा के देख लेंगे, हर किसान के मुद्दे में हम लोग खुल के विरोध में रहे। हम लोग जितने भी इनके मामले ऐसे थे सब में खुल के विरोध में रहे भारतीय जनता। तो हम लोग तब कौन सी टीम थे? अगर हम 2 मुद्दों में जिसमें कि हमारी पार्टी भी मानती है कि नेशनल इंटरेस्ट में है और इसमें ये हमको सपोर्ट करना है, तो उसमें अगर करते हैं, जैसे आप जो एक ही मुद्दा बार बार कहा जाए 370 ट्रिपल तलाक में अगर आप ले लीजिए, तो ट्रिपल तलाक में तो इसलिए क्योंकि महिलाओं की उत्पीड़न की बात थी, महिलाओं के हक की बात थी। महिलाओं को जब हम लोग सरकार थी 2007 से 12 में, तो बहन मायावती ने तो एक्ट अमेंड करके महिलाओं को अधिकार दे दिया था पूरा कि अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी में, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, उनको पेरेंटल राइट दिया। तो महिलाओं के तो उन्होंने हमेशा आगे बढ़ करके काम करना, तो महिलाओं का ध्यान में रखते हुए अगर उन्होंने उसमें सपोर्ट कर दिया तो उससे ये नहीं कहा सकता कि हम उनके भी टीम हो गए। पर कई बार ऐसा भी होता है सर कि वो कांग्रेस पार्टी जो 2 बार से लगातार अपनी LOP तक नहीं बनवा पा रही है, विपक्ष में है, मतलब उनकी ऐसी हालत है, और ये हालत है कि कुनबे में कि मतलब अपना घर संभाले नहीं समझ रहा। कभी पंजाब उखड़ जाता है, तो कभी तंबू गोवा में उखड़ जाता है, छत्तीसगढ़ भी उखड़ने लगता है, तो कुछ लोग बीच बीच में मध्य प्रदेश उखड़ ही गया पूरा। ऐसी पार्टी में भी कई बार मैं देखता हूँ कि बहन जी
राहुल गांधी को टारगेट करती हैं अपने उसमें, राहुल गांधी से सवाल करने लगती हैं बजाय अमित शाह या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, जो पावरफुल लोग हैं आज की तारीख में, उनसे सवाल करने की बजाय। तो इससे कुछ तो संदेह पैदा होता है। नहीं देखिए, आप रोज़ माननीय मायावती जी के रोज़ ट्विटर आते हैं, ये तो है नहीं, हर दिन एक ट्विटर आता है। और ट्विटर उठा के आप देख लीजिए, अगर हर दिन एक आया तो 365 तो हो ही गए। किसी किसी दिन 2 आते हैं, किसी 3 आते हैं। एक बार आप उसका आंकड़ा लगा लिए, 365 में उन्होंने 325 बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में बोला, उत्तर प्रदेश की सरकार के विरोध में बोला। 20-25 ट्विटर अगर कांग्रेस पार्टी का असलियत खोलने का काम किया तो वो खोलने की हमारी ज़रूरत भी है। कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने, आप सोचिए तो कि हम उनके साथ में कैसे खड़े हो सकते हैं, जिस पार्टी को हमने 2000 अभी जब पिछला चुनाव राजस्थान का हुआ था, 6 हमारे एमएलए थे, 6 के 6 एमएलए हमने उनको दे दिए कि चलिए सपोर्ट करिए, इनकी सरकार बन जाए जी। इसके पहले भी जब जो अभी मुख्यमंत्री, जब पहले भी मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, तो तब भी हमने 6 एमएलए दिए थे। आपने उस समय हमारे 6 एमएलए तोड़ करके और अपने में विलय कर लिया। अब की बार आपने फिर वही काम किया, आपने 6 एमएलए लेकर के, और हमारे जो हमने आपको दे रखे थे, फुल सपोर्ट दे रखे थे, वो लोग कोई ये नहीं था कि विरोध में थे, आपने उनको मिलाने का काम कर दिया। तो जो पार्टी इस तरह से धोखा देने का काम करेगी, जो उनको साथ दे, जो उनके साथ में खड़े हुए, पहला मौका पाते ही उनको धोखा दे करके और उनको करे, तो उनके बारे में आज आप देखिए किस तरह से वहाँ राजस्थान में किस तरह से पीट के मारा है दलित समाज के लड़के जी। रोए खड़े हो जाते हैं देखने के वो सीन देख करके, और उनको वहाँ पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है वो पर लेकिन वहाँ पर तो इमीडिएट कार्रवाई हुई है, मतलब हम देख रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अब जा करके उनके जो खाली आपने अगर अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, ये कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो पूरा हर जगह होता रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही गुजरात में, तो वहाँ पेड़ में ऊना कांड जिस तरह से बांध करके मारने का काम हुआ। यहाँ पर जिस तरह से लोग देख रहे हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, और वो आदमी पिट रहा है दलित समाज का, उसके साथ में किस तरीके से बर्बरतापूर्वक मारा गया, और ये लोग यहाँ पर बैठे हुए, उनके मुख्यमंत्री यहाँ बैठे रहते हैं। तो आप ठीक है, आप यहाँ आइए, कहीं जाइए, आप फ्री हैं। आप जा करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं उनको 50 लाख की घोषणा की, पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं उस दलित समाज के व्यक्ति को 50 लाख की घोषणा करी, जैसा कि आपने और जगह किया, यहाँ किया। उसका तो हम लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्शन इनका जो बीजेपी का है उसको अपोज कर रहे हैं। ये सिलेक्टिव जो आप कह रहे हैं कांग्रेस का बहुत ज्यादा, और कांग्रेस का जो रवैया है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ में धोखा दिया, उन्होंने हम लोगों के साथ भी धोखा देते रहे। पर एक चीज ये जो आरोप है सर कि बहन जी के ऊपर, बहन जी को ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार एक समय पे थी, पार्टी नेशनल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। इसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, आप बीजेपी से लगातार लड़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ग्राउंड पर नहीं जाने का आरोप तो बहन जी के ऊपर भी लगता है। और आपने तमाम गिनाए, ऊना का जिक्र आपने किया, आपने राजस्थान का जिक्र किया, मैं उत्तर प्रदेश के तमाम उनकी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ, हाथरस से लेके, उन्नाव से लेके, ये जो घटनाएं हुई, और बहन जी भी नहीं पहुंचती। अगर आप इतनी बड़ी एक नेशनल पार्टी चला रहे हैं और आपके सामने एक ऐसा आदमी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो इलेक्शन मोड में ये है कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां करते हैं। कोविड के टाइम पे भी वो लगातार रैलियां कर रहे लोगों को। बहन जी ग्राउंड पर नहीं उतरती। 2017 लास्ट टाइम है जब सहारनपुर के दंगों में हमने देखा कि वो अपने लोगों के बीच में गई या जनता के बीच में गई। तो कैसे ये भरोसा हो? ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग सकता है कि आप लोग भी, आप जो बहन जी भी नहीं जाती हैं, जो सबसे बड़ी लीडर हैं और जिनकी सबसे ज्यादा अपील है, जिनकी सबसे ज्यादा पहुंच है लोगों के बीच में, समाज के बीच में, वो खुद नहीं लोगों से कट ऑफ रहती हैं बहुत समय। देखिए, ऊना कांड आप कह रहे हैं, ऊना कांड में, ऊना का जब कांड हुआ था उसमें तो मैं स्वयं उनके साथ गया था। नहीं, मैं यूपी की बात नहीं, हम लोग खुद गए थे वहाँ पर जाकर के। और यूपी में जो जहाँ पर भी हाथरस में अगर आप परिवार वालों से मिलेंगे तो आपको वो खुद बताएंगे, सबसे पहले अगर कोई गया था तो बहन मायावती जी के निर्देशानुसार में हमारी पार्टी के सब लोग उनके यहाँ। बाद में तो उन्होंने वहाँ चक्रव्यूह बना के किसी घुसने ही नहीं दिया था, और जो गया उसको उन्होंने तमाशा बनाने का काम किया। अगर बहन मायावती जी जाती हैं तो वहाँ पर भी वही तमाशा बनाने का, बाहर जा कर के खाली ड्रामेबाजी करने की बात रह जाती, खाली दिखाने के लिए कि देखिए हम भी चौराहे पे आए हैं। लेकिन उनके पास तो नहीं पहुंचने दे रहे थे ना। उनके पास पहुंचा कौन था? बहुजन समाज पार्टी के लोग पहुंचे थे। आज जो मध्य प्रदेश में, जो राजस्थान में हुआ है,
सबसे पहले पूरी राजस्थान की हमारी यूनिट के लोग जो हैं वो जा करके वहाँ पर पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट उसी समय देने का काम किया। जहाँ तक चुनाव में निकलने की बात है, 2017 में निकली थी, चुनाव में अब की बार भी निकलेंगी। अभी हम लोग तो निकल ही रहे हैं, हम लोग तो सड़क में निकले ही हैं, हम लोग तो जा ही रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अगर अभी किसानों के साथ में हुआ तो हमको किसने भेजा? हमको बहन मायावती जी ने वहाँ भेजा। हम गए वहाँ पर, हमको निकलने नहीं दिया। इसी जहाँ आप आए हैं, ये बाहर उन्होंने 100 पुलिस वालों ने घेर लिया था और हाउस अरेस्ट कर लिया था। तो बहन मायावती जी जिस समय अभी निकलने की जब स्थिति जब भी होती है, जब अभी तो पिछले आपने देखा है कोरोना के चक्कर में कितने रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए हैं, कितने क्या क्या कर रखे हैं। ख़ास तौर से जब बहन मायावती जी निकलती हैं तो 10-20 आदमी तो आएंगे नहीं। अभी वो गई थी मानवर काशीराम जी के उसमें, तो आपने देखा कि 5 लाख आदमी वहाँ पर, उनको पता लग गया कि बहन जी आ रही हैं, बहन मायावती जी आ रही हैं, आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी, तो हम लोगों से कुछ मुखातिब भी होंगी। तो 5 लाख के ऊपर आदमी पहुँच गया वहाँ पर, बगैर किसी उसके कि हमने कोई रैली का आयोजन किया हो या कुछ किया हो। तो बहन मायावती जी जिस समय निकलेंगी, निकलने की स्थिति होगी और निकलने की बात होगी तो वो ज़रूर निकलेंगी पूरे प्रदेश में। अभी उन्होंने 2 दिन पहले, उस दिन 9 तारीख को उन्होंने कहा कि हमारी जो बैठकें हर जगह रिव्यू हो रहा है, विधानसभा लेवल तक हो रहा है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी उनको लगेगा हम लोग रिपोर्ट देंगे, यहाँ पर इस तरह की कोई कमी है ये, तो बोलिए हम खुद जा कर के वहाँ पर रिव्यू करने आ जाएंगे आप लोग। उन्होंने चेताया है अपने लोगों को भी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब निकलने की स्थिति जैसे ही अनुकूल होती है तो बहन मायावती जो सबसे पहले निकलने का काम करती हो करेंगी। तो एक मतलब अंतिम 1-2 सवाल बस रह गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का तो निर्णय अब फाइनली है, अब तो कोई संभावना है नहीं कि गठबंधन होगी। तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों से चूक जाती है, तब क्या आपके गठबंधन के उम्मीद होगी भारतीय जनता पार्टी से? या यही सवाल क्या समाजवादी पार्टी के साथ भी अगर कोई सूरत बनती है तो आप मिलकर सरकार बनाने पर विचार करेंगे? देखिए, पोस्ट पोल सिनेरियो क्या हो सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी और समाजवादी पार्टी, दोनों के साथ में हम लोग मिलकर सरकार नहीं बना सकते। नहीं, सवाल सर और नहीं, अगर अभी तो आपने हाल फिलहाल में 2 साल पहले चुनाव लड़ा है मिलकर। अब हर चीज़ का एक अनुभव होता है, एक कटु अनुभव हुआ, उसके बाद हम लोगों ने देखा, तो अब देख करके हम लोग जब अपना निर्णय उसी हिसाब से लेना पड़ता है। तो अब की बार ये बिल्कुल तय है कि बहुजन समाज पार्टी ना गठबंधन करने जा रही किसी से चुनाव के पहले, खुद चुनाव लड़ेगी अकेले दम पे हर सीटों पे जी। और अब की बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इसके लिए हम आश्वस्त हैं। जिस तरीके से आज हमारे साथ में सर्व जन के लोग जुड़ रहे हैं, तो उससे हमें बिल्कुल ये लग रहा है, उस पर मत जाइए जो ये कुछ एजेंसीज़ हैं जो दिखाती हैं कि आज इतना, जिन्होंने जहाँ पर 18 करोड़ वोटर हो और वहाँ वो कहते हैं हमने 180 लोगों से सर्वे कर कहते हैं हमने 180 लोगों से पूछ करके और ये बता दिया कि इतनी सीटें। तो ये तो मजाक वाली बातें करने काम करते हैं और पता नहीं वो बड़े बड़े चैनल कैसे उनको दिखाने का भी काम करते हैं। ये वो एजेंसियां, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े चैनलों का मजाक उड़ रहा है। वो एजेंसियां वो हैं जो जिस एजेंसी ने उनको दिया है, वो एजेंसी वाले तो 2 महीने पहले हमसे भी मिले थे आके कि आप बताइए, आपका इस समय बहुत अच्छा हो गया, आप 1.5 महीने घूमे हैं, अब तो आप लोग सरकार बनाने की स्थिति में हैं। और हमने तो बताइए, बड़ी धन्यवाद। बोले नहीं आप हमसे लोगों के साथ बैठ लीजिए, हमारे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, तो इसको हम लोग आगे फिर दिखाने का काम करेंगे। तो हमने जो कंडीशंस थी वो कंडीशंस पे हम लोगों की पार्टी तो आ नहीं सकती। तो हम लोगों का नहीं, जहाँ पर आप तो मतलब पैसा लेके और जिस तरह की जो जिसको जीतना है उस जीतता वो दिखा देंगे, दिखा देने का काम करेंगे। बिल्कुल यही हो ही रहा, पैसा मिला दिखा दिया। और इस बात का तो जिस एजेंसी के बारे में, जो सी वोटर एजेंसी, हम तो नाम भी ले रहे हैं, सी वोटर एजेंसी जो है, सी वोटर वाले का तो एक पहले दिखाया भी जा चुका है। उनका जब एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था तो उसमें जो है इन्हीं लोगों को बोलते हुए दिखाया गया था कि इतना पैसा लाओ तो हम इतना दिखा देंगे। तो ऐसी एजेंसीज को ये बड़े चैनल कैसे दिखाते हैं स्टिंग ऑपरेशन जिनका हो चुका हो खुद। तो इन चैनल्स की भी जो है सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है। एक सवाल लेकिन जो ये आपने कहा ना कि हम लोग बाद में हम लोग चाहे ऑपोजिशन में बैठें, ये बात तय है कि आप अगर नहीं सीट आई तो ऑपोजिशन में बैठेंगे, ऑपोजिशन बैठेंगे, लेकिन हम लोग किसी के साथ में जाके गठबंधन करके, और भारतीय जनता पार्टी तो सवाल ही नहीं उठता, उसको तो खाड़ के हम लोग ऐसे ही फेंकने का काम कर रहे हैं, उसका तो एक्सपोजर कर रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुखी इस समय हम ही से हैं, जिस तरीके से उनका आज ज़मीन खिसक रही है, तो किसी के साथ में भी नहीं है। और एक और सवाल सर बस इसी से जुड़ा, क्योंकि पोस्ट पोल की बात आपने की,
अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि भाई लार्जर एक कंसेंसस बन जाता है कि सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर 2024 के चुनाव से पहले एक ऐसी सिचुएशन बनानी चाहिए जहां बीजेपी वर्सेस वन ऐसी एक बातचीत चल रही है और बहुत सारे नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं अलग अलग, क्या बहुजन समाज पार्टी ऐसे किसी अलायंस का हिस्सा बनेगी? क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग भी कहते हैं हमेशा कि भाई जो चीज़ देश हित में होगा वही हम करेंगे, और एक चीज़ भाई हर पार्टी को लग रहा है, बाकी राजनीतिक पार्टी आप भी यही कह रहे हैं कि भाई वो फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक कर रही है बीजेपी या कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक कर रही है बीजेपी क्योंकि बहुत पावरफुल हो गई है, तो हमको इससे लड़ना है। तो ऐसी स्थिति में, और यही बहुत सारे और नेता भी चाह रहे, तो कुछ ऐसा बनने की स्थिति में आप उसका पार्ट बनेंगे? देखिए, अभी हम आपसे स्पष्ट रूप से कहें, अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट देखिए 100% कर रहे हैं 2022 को, यूपी पर केवल 2022 हमारा टारगेट है। 2022 में हमको भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकना है और यहाँ पर हमें अपनी पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लोग इतना पीड़ित हो गए थे जब उनकी सरकार थी कि गुंडा राज, माफिया राज, दंगे फसाद, महिलाओं के साथ में जो तब होता था वो बात दूसरी की अब हर 2 घंटे में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो महिला सुरक्षा की बात करते थे, उनकी सरकार में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो, इससे ज़्यादा डूब मरने वाली क्या बात किसी के सोच के हो सकती है। तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी में था। तो हम लोग तो अभी यहाँ पर एक विकास करने के लिए, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो बहन मायावती जी का रहा है वो पूरी दुनिया को मालूम, पूरे देश को मालूम है कि जब वो आती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से संभालती हैं। उसको ठीक करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और जितने इन्होंने उत्पीड़न लोगों का रखा है उनको पहले, और ख़ास तौर से अभी आपने 9 तारीख को सुना होगा बहन मायावती जी की ना, उन्होंने कहा कि मेरा आपकी मुख्य जो एजेंडा होगा और वो ये होगा कि जो बेरोजगार लोग हैं देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर, जिनको पलायन करना पड़ता है दूसरे प्रदेशों में, हम उनको रोज़गार देने के लिए, उनको रोज़गार के साथ साथ में काम धंधे में लाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम करने का काम करेंगे और इसको ही लेकर के सबसे तो आगे आप लोग कोई ऐसा रोड मैप लेके आएंगे कि जिससे कि भाई इनको नौकरियां मिले, लोगों को कैसे ये इस पर काम कर रहे हैं? रोड मैप की तैयारी हमारी पार्टी में यही फ़र्क है कि और पार्टियों में लोग कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, फिर सोचते हैं 4 साल इसे निकल जाते हैं। हमारी पार्टी की नेता जो हैं वो जब प्लान बनाती हैं कि हम आगे क्या करना है तो वो पहले से सोच के रखती हैं। उनके पास पूरा रोड मैप ऐसा है जिससे कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति फिर बाहर जाने की सोचेगा ही नहीं। सर बहुत बड़ी समस्या है चूंकि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश जैसे जगह, और यूथ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो आप जो कह रहे हैं उसमें वो एक बड़ा दावा, क्योंकि हम ऐसी सरकार एक झेल रहे हैं, पूरा देश झेल रहा है जिसने 2 करोड़ जॉब देने का दावा किया था, नहीं दे पाए। नीतियां ऐसी हैं या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी चल रही हैं जहां पर रोजगार अल्टीमेटली दिन ब दिन कम होने हैं। ये बाय डिफॉल्ट उस सिस्टम में इनबिल्ड है, क्योंकि आप ऑटोमेशन के मोड पे जा रहे हैं, आप डिजिटल होते जा रहे हैं, आप जो काम 10 आदमी मिलकर करते थे उसकी तकनीक आपने इजाद कर ली कि वो एक कंप्यूटर का वो करेगा। तो फिर रोड मैप के बिना, मतलब वो रोड मैप क्या होगा, थोड़ा सा भरोसे के साथ बताएं कि ऐसे आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि अब डिजिटल हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपने आप, देखिए ये एक अलग चीज़ है, ये तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से मान लीजिए चीज़ें, तो आपको सिचुएशन खाली ये नहीं है। असली कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? आपके जहाँ जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स होते थे उन सबको आपने प्राइवेटाइज कर दिया। आप जितनी ऑयल कंपनीज हैं उनको आपने प्राइवेटाइज कर दिया। आपने जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है जो कि उसको आप प्राइवेटाइज, आप बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप जितने एयरपोर्ट्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप रेलवे स्टेशंस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप जितने पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस, उनके साथ साथ में जो एक प्रदेश में हर जिले में एम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा सोर्स आप जानते हैं क्या होता था? एम्प्लॉयमेंट का सोर्स तो आप भी जानते हैं क्या होता है कि जिले के अंदर कौन सा होता है? जिले के अंदर होता है म्यूनिसिपैलिटी होती है, नगर पालिका होता है, और PWD है, जल निगम है, ये सारी एक्टिविटीज़ जिससे कि पूरा उनको करना ही करना है, चाहे जितना लोकली बहुत सारे लोगों को, उनको तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने आकर के इन सबको प्राइवेटाइज कर दिया और सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हम ठेके में कराएंगे। जब आप ठेकेदारी में कराएंगे तो वहाँ नौकरी तो मिल नहीं रही, वहाँ तो ठेकेदार जिसको चाहता है रखता है, जिसको चाहता है आज रखा कल बाहर, और जितना चाहेगा जहाँ पर नौकरी। तो आज यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड होने का खाली एक कारण ये नहीं है।
जब इन सब चीज़ों में आपने जॉब को ख़त्म कर दिया, खाली डिजिटलाइजेशन से ख़त्म नहीं हो रही, नहीं ठीक बात। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग, टीचर्स हैं, आपने स्कूल बंद कर दिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप 1500 संस्कृत स्कूल थे, 1500 संस्कृत स्कूल से भारतीय जनता पार्टी ने आधे स्कूल बंद कर दिए जो सरकारी स्कूल थे। हम लोगों ने तो प्राइवेट संस्कृत स्कूल थे, उनको 275 स्कूलों को अनुदान दिया था जिससे कि वो चलते रहें। इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। जब सरकारी स्कूल बंद हो गए तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स तो रोजगार के मुद्दे पर सर देखेंगे कि तो इस तरह का हम लोग ये नहीं, हम लोग ऐसा है सिचुएशन माइंड में जहाँ पर कि लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ये एडहॉकिज्म खत्म हो सके, ये जो ठेकेदारी है खत्म हो सके। लोगों को खाली लैपटॉप दे देने से या स्मार्टफोन दे देने से उनका जीवन नहीं चल जाने वाला, वो तो ऑलरेडी उनके पास है। लेकिन उनको दे करके, ये लॉलीपॉप दे करके उनको आप खत्म कर रहे हैं, उनका कैरियर, फ्यूचर खत्म कर रहे हैं। ये गंभीर विषय है। तो अब ये तो सर देखेंगे कि जब आपकी पॉलिसी उस पर अनाउंस होगी, अब आप लोग आएंगे कैसे इससे टैकल करते हैं, क्योंकि अभी तक का जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, कोई भी सरकार बहुत सफलता से इससे नहीं निपट पाई है बेरोजगारी की समस्या से। 23 लाख अपॉइंटमेंट्स दिए थे, 23 लाख, 10 लाख तो हम लोगों ने पहले 2 साल में दिए थे और नई पोस्टें क्रिएट कर करके दिया था। ठीक बात। जब बहुजन समाज पार्टी थी, हम इनकी तरह खाली एडवर्टीजमेंट नहीं देते, हम लोग दो बहुत आखिरी में बहुत क्विक सवाल है सर, और उसके बाद हम अपने इस इंटरव्यू को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। एक तो आप लगातार, आपके साथ आपके बेटे कपिल मिश्रा कैंपेन कर रहे थे, जगह जगह पे दिखे, यूथ में एक कैंपेन बना रहे हैं, वो सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, तो कंपनी आपका एक यूथ चेहरा भी आ रहा है, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आकाश आनंद भी लॉन्च हुए हैं। क्या कपिल चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का 2022 का? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्या पूछ लिया कि कपिल जो हैं वो किसी भी चुनाव के में लड़ने नहीं जा रहे, ना आकाश आनंद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये लोग जो हैं ये अपनी तरफ से, अपनी स्वेच्छा से लोगों ने कहा कि हम लोगों को, यूथ को जोड़ने के लिए आप हमको परमिशन दे दीजिए। अच्छा, पार्टी के लिए? हाँ, पार्टी के लिए। और पार्टी का ना कोई पद, ये लोग कपिल मिश्रा के पास कोई पार्टी का पद नहीं है और ना ही कोई पद लेने जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यही पहली बार बोले भी, जब इसके बाद इन्होंने कहा कि हम जोड़ना चाहते, हमको भी मौका मिले तो हम यूथ को जोड़ें साथ में। और अच्छी बात है, बहुत यूथ इस समय जोड़ने का काम करने लगा। तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जिससे कि यूथ को रोजगार और यूथ को जो चाहता है कि कैसे आगे बढ़ने का मौका मिले, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, पढ़ने की व्यवस्था हो और चाहे नौकरी की व्यवस्था हो, उसके लिए जोड़ रहे हैं। पर ये कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। जातिवार जनगणना को लेकर आप क्या सोचते, मतलब पार्टी मांग करेगी, होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो इनको जवाब देना चाहिए। हम लोगों की तो डिमांड है कि जातिवाद जनगणना हो तो मालूम तो पड़े कि किसको कहाँ पर आपने रखा हुआ, किसको कहाँ कितना दे रखा है, जितना। और आप दिखाने के लिए खाली कर रहे हैं, खाली कि कुछ एक्चुअल देने का भी काम करते हैं। ये पार्टी देखिए वही पार्टी है जिसने कहा 15 लाख रुपए देंगे और हर एक खाते में पहुँच जाएंगे, वोट ले लिया। मंदिर बनाएंगे, वोट ले लिया। महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, वोट ले लिया। और किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, वोट ले लिया। किसानों को 700 से ज़्यादा किसान मर गए आंदोलन करते करते, और आप कानून बना के उनके ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट में हमने ये पूछा, उनसे प्रश्न किया, हमने कहा आप इतनी जिद क्यों पकड़े हैं इसके लिए, जब वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप लोग इनको बरगला रहे हैं, इनके हक में है। अगर जिसके हक में है वो कहता है कि मेरे हक में नहीं है, आप कृपा करो मुझको ये मत दो। पर एक चीज सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे दिमाग में अचानक से आ गया, मैं पूछने से रोक नहीं पा रहा हूं। हालांकि ये सवाल हो चुका था कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जिस तरीके से पास किया गया, वो मुझे लगता है कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस मैसेज को देने से चूक गया कि ये सरकार कह रही है कि किसानों के पक्ष में है, लेकिन इसके लागू करने के पीछे 3 बहुत बेसिक फंडामेंटल 3-4 चीजें हैं जिसको कि नजरअंदाज किया गया है। एक तो ये ऑर्डिनेंस के जरिए आया था, दूसरे पार्लियामेंट में इसको जिस तरह से बुलडोज करके पास कराया गया, राज्यसभा में इसको बिना वोटिंग के पास कराया गया, बिना नंबरिंग के, जबकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। ये बात साहब, रूल बुक को भी नजरअंदाज किया गया। सिलेक्ट कमेटी के पास ये बिल नहीं गए, चर्चा नहीं हुई क्योंकि लोकसभा में इनके पास बहुत नंबर था। अब ऐसे इतने गड़बड़ियों के साथ जिस चीज को आपने पास करा लिया, बिना बहस के, बिना सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे, बिना उसके ऑर्डिनेंस के जरिए बैकडोर से एंट्री करवाई आपने, उसके बारे में ये कैसे कहा जा सकता है किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में, किसी डेमोक्रेटिक सरकार में, कि भाई ये चीज किसानों के पक्ष में? ये तो आप कह रहे हैं ना,
पार्लियामेंट में बहस करती है ना, वो तो नहीं हुआ। तो ये मैसेज देने में विपक्ष क्यों चूक रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चूक रहा। देखिए आप अगर हमारे डिबेट्स देखिए उठा करके, इन्होंने तो डिबेट होने ही नहीं दिया ना। हाँ। इन्होंने तो, हम लोग वहां चीख चीख के कहते पर रहे, जनता के बीच में तो जा फिर सकते। इसीलिए बाहर निकल के हम लोगों ने ये बात कही। हम लोगों को तो अब की बार भी जो सेशन था जी, उसमें हर दिन सुबह हम लोग पहले जाते थे, पहले ये किसान के मुद्दे पे बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करते थे अपना खुद का। किसानों के साथ अलग है हमारी टीम है, हम लोग खुद पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। और यही बात तो हम शुरू से अभी तक कहते ही चले आ रहे हैं कि आप बताइए कौन सा कानून बना रहे हो। एक कहते हो इनके फेवर में है तो उनसे पूछ नहीं रहे हो बात नहीं कि आपको चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं कि आपके हम हक में बना रहे हैं, तो जो जिसको दे रहे हो वो कहता नहीं नहीं ये खाना हमें नहीं खाना, ये खाना हमारे लिए जहर है। तो आप कहते नहीं नहीं हम तो जानते हैं कि जहर नहीं है। तो ये बात तो गलत बात है ना कि आपने बुलडोजिंग कर दी शुरू से लेकर एंड तक। डे 1 से जब ऑर्डिनेंस बनाया आपने तब से लेकर के और पास होने तक, और आज भी आप जिद पकड़े हुए कि नहीं हम तो ये लागू करके आएंगे। तो इसमें मंशा क्लियर है कि आपकी नीयत कुछ और है, इरादा कुछ और है। वरना किसानों को, जो 1 साल से आदमी वहाँ पड़ा हुआ है, जिसने सर्दी गर्मी ठंड सब झेला है, हाँ। और उसके बाद 700 से ज़्यादा वो लोग कह रहे हैं हमारे लोग मर गए हैं, फिर भी आपके अंदर ये नहीं हो रहा कि हम इनसे बात करके इसको वापस ले लें और एक नए सिरे से स्टैंडिंग कमेटी में भेज करके इनके भी सलाह मशवरा ले करके और एक नया कानून बनाने का काम करें जो इनके हक में हो। तो वो नहीं करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, थैंक यू। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। इस चुनाव को कवर करने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री की पूरी टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। इस दौरान हम आपके लिए तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स ले आएंगे, तमाम इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। तो न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ बने रहिए, न्यूज़ लॉन्ड्री पर नज़र बनाए रखिए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपकी खबरें, आपसे जुड़ी हुई खबरें सिर्फ वही मीडिया देगा जो आपके समर्थन से चलेगा, यानी सब्सक्रिप्शन से चलेगा। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें।